स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है। स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। नमस्कार डेली नॉलेज ट्रैक डीकेटी के सभी व्यूअर्स को। मेरा नाम है आशीष जोशी और मैंने हाल ही में आए उत्तराखंड पीसीएस 2021 के फाइनल रिजल्ट में रैंक 1 हासिल करी है और मेरा सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर हुआ है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी लाइफ की जर्नी, अपने डूज एंड डोंट्स मैं सब शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि डीकेटी जिस प्लेटफॉर्म के तौर पर जाना जाता है यूथ को मोटिवेट करने के लिए, तो ये आई होप एंड आई प्रे कि ये वीडियो भी उसी काम में आए और मैं किसी ना किसी को किसी भी तरीके से मोटिवेट कर सकूं। मैं शुरुआत इस वीडियो की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ करना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे मैं मूल रूप से अल्मोड़ा उत्तराखंड का निवासी हूँ, ग्राम जोगिड़ा का। मेरे पिताजी की नौकरी हालांकि हमेशा सितारगंज उधम सिंह नगर में रही, तो हमारी पूरी फैमिली की स्कूलिंग सितारगंज में ही हुई। मैंने सितारगंज के सीबीएसई मीडियम स्कूल से पढ़ाई करके मैंने 12th करी। उसके तुरंत बाद मैं निट मुंबई में मेरा सिलेक्शन हो गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में, वेयर आई स्कोर्ड रैंक 26। फिर वहां से मैंने बीएफ टेक करी 4 साल मैंने वहीं पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करी। उसके बाद 2016 में जब उत्तराखंड का पिछला पीसीएस आया था, मैं यहाँ पे पीसीएस की मेरी सिविल सर्विसेज की जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। फिर उस पीसीएस में प्री होने के बाद जब मैंने मेंस की तैयारी शुरू करी, उसके लिए मैंने दिल्ली जाके कोचिंग करना बेहतर समझा। हालांकि मैंने जीएस की कोचिंग मैं ज्यादा कर नहीं पाया, मैंने सिर्फ ऑप्शनल की कोचिंग करी, क्योंकि मैंने सोचा था कि यूपीएससी की भी अटेम्प्ट साथ में दी जाए। पर मेरा जब पीसीएस में मेरा प्री निकला और फिर मैं मेंस देने लगा, और उसके बाद लगातार मैंने कई सारे पीसीएस लिखे, तो मैंने यूपीएससी पे बहुत ज्यादा फोकस अपना रखा नहीं। मैंने सिर्फ यूपीएससी के 2 ही अटेम्प्ट दिए, जिसमें एक में मेरा प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ और दूसरे यूपीएससी में मैंने मेंस लिखा। उसके अलावा लगातार कई सफलताएं और असफलताओं के बाद वर्ष 2021 में मुझे मेरी पहली सफलता मिली गवर्नमेंट जॉब में, जब मेरा सिलेक्शन माननीय उच्च न्यायालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ। मैं उस पद पे सन 2022 से सन 2024 तक मैंने 2 वर्ष लगातार काम किया। इसी बीच में 2022 में ही मेरा एक और सिलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस में। हालांकि मुझे अपने प्रदेश को सेवाएं देनी थी, तो उस वजह से मैंने उस पोस्ट को मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर मेरी तीसरी सिलेक्शन मिली इसी वर्ष फरवरी 2024 में, जब मेरा उत्तराखंड लोअर पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरी रैंक 12 आई और मुझे नायब तहसीलदार की पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ। और वर्तमान में अभी मैं उसी पद पर कार्यरत हूँ। मैं नायब तहसीलदार जोशीमठ जिला चमोली में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और इसी क्रम में मेरी ये चौथी सफलता है, चौथी और अंतिम सफलता आप कह सकते हैं। अब मेरा चयन फाइनली रैंक 1 डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी मेंस की स्ट्रेटेजी, प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी, आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी और जितनी बुक्स मैंने यूज करी और विभिन्न डूज एंड डोंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो मैंने यूज करी। मैं 4 की चीजों पे मेरा हमेशा फोकस रहता था। एक था सेल्फ नोट्स मेकिंग, दूसरा स्मॉल टॉपिक वाइज नोट्स मेकिंग, तीसरा यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, एंड द फोर्थ एंड द मेन वन वाज सिलेबस वाइज स्टडी। मैं अपने छोटे छोटे नोट्स बना के टॉपिक वाइज उन्हीं किताबों के अंदर रख देता था। जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आप पंचायती राज का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फिर आप पंचायती राज में बार बार जब भी आप बुक उठाएंगे तो आपको बहुत वास्ट चैप्टर है वो, तो आपको हर बार कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो टॉपिक वाइज जैसे फंक्शनरीज है या फिर जैसे पंचायत की प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के एक ब्रिस्क नोट्स बना लीजिए ब्लैंक पेपर पे और वो फिर उसी किताब में रख दीजिए। और इससे इससे ये मेन फायदा होता है कि जब भी अगली बार आप वो वाला टॉपिक उठा रहे हैं, तो तुरंत आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आपको फिर से पूरा का पूरा वो वाला टॉपिक बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप सीधा वो वाली की नोट्स पढ़िए, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यस कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो सेकेंडली मैं बुक्स बहुत ज्यादा मैंने किताबें नहीं भर रखी थी हर एक सब्जेक्ट के लिए।
एक और एट द मैक्स 2 बुक्स आई यूज। बुक्स के बारे में हम अभी डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे। और द लास्ट द मेन थिंग वो है सिलेबस वाइज स्टडी। हर एक पीएससी अपना चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीएससी हो अपना 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 एक सिलेबस निकालता है। आप उस सिलेबस के प्रिंट आउट लीजिए, अपने स्टडी टेबल पर रखिए, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाइए, जो आपको बेटर लगता है। और आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सिलेबस की वाइज चाहिए। जैसे उसमें एक जैसे एथिक्स में प्रोबिटी एंड गवर्नेंस लिखा है तो आप प्रोबिटी एंड गवर्नेंस पढ़िए और उसको उस पर टिक कर दीजिए। तो इससे आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता रहेगा और आप अपनी प्रोग्रेस भी लगातार ट्रैक करते रहेंगे। तो ये 4 चीजें जो मैंने बताई, सेल्फ नोट मेकिंग, स्मॉल टॉपिक्स वाइज नोट मेकिंग, यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स एंड सिलेबस वाइज स्ट्रेटेजी, यही मेरी एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी रही थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए मेरी हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रही है कि मैं पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस करता था। आप पीवाईक्यूज का महत्ता कभी कम नहीं हो सकती। उसके लिए टेलीग्राम पे कई चैनल्स हैं जो लगातार पीवाईक्यूज डालते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक कमीशन की वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर पेपर्स रहते हैं। और आपको भले ही वो पीएससी हो या फिर उत्तराखंड के केस में यूके ट्रिपल एससी के पेपर्स हो तो आप उनको भी जरूर देखिए। भले आप पीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जो ट्रिपल एससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पीएससी के पेपर्स भी जरूर देखिए, क्योंकि ओवरऑल कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स सबके लिंक्ड ही रहते हैं। तो पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस कीजिए। घटना चक्र की किताब आती है, घटना चक्र की सब्जेक्ट वाइज किताब आती है, उसको लगातार देखिए। उसमें सारे स्टेट के पीएससी और यूपीएससी के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं। तो मेरे लिए तो वो रामबाण का काम करती है। मैं कभी प्रीलिम्स के लिए मैं बार बार किताब उठा के नहीं देखता हूँ। मैं सीधा सीधा घटना चक्र की किताब उठाता हूँ और पीवाईक्यूज से ही अपनी पढ़ाई करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हर एक प्रीलिम्स में वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्योंकि पीएससी के स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव और बहुत ज्यादा फैक्चुअल आते हैं। तो उसके लिए आपको भी वैसे ही तैयारी करनी होगी। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि यार मैं तो मुझसे फैक्चुअल चीजें पढ़ी नहीं जाती, मुझे चीजें याद नहीं रहती। मैंने बहुत लोगों को सुना है वो कहते हैं यार मैं याद नहीं कर सकता चीजों को। लेकिन अब जैसा आपने जो अगर आपने टारगेट चुना है स्टेट पीएससी का तो फिर यू विल हैव टू मोल्ड योरसेल्फ बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज। आप बिना फैक्चुअल बिना फैक्ट्स पढ़े आप ना तो प्री में बैठ सकते हैं और ना मेंस में बैठ सकते हैं, क्योंकि मेंस में भी फैक्ट्स आप लिखेंगे तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं करंट अफेयर्स के लिए मैं यूट्यूब पे 2 चैनल्स बहुत यूज करता था। एक है इंडोलॉगस और दूसरा चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक्स। इन दोनों के मंथली करंट अफेयर्स में देखता था। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहते हैं, उनसे मैं लगातार अपने नोट्स बनाता रहता था। फिर उत्तराखंड के लिए स्पेशली मैं उत्तराखंड में हिस्ट्री के लिए परीक्षावाणी पे पूरा फोकस रहता था। परीक्षावाणी से मैं पूरी हिस्ट्री और परीक्षावाणी से ही पढ़ता था। विभिन्न आभूषण हो गए, त्योहार हो गए, नृत्य हो गए, क्योंकि ये सब लगातार पूछा जाता है तो आपको ये सब चीजें याद करनी ही पड़ेंगी। इसके शॉर्ट कट ट्रिक्स बना दीजिए। कुछ आप निमोनिक्स बना सकते हैं या फिर आप किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं, पर द एंड इज कि यू हैव टू रिमेम्बर थिंग्स। मीन्स भले ही कोई भी हो, जैसे मैं निमोनिक्स कई बनाता था, बहुत निमोनिक्स बनाता था। उसके अलावा प्रीलिम्स में उत्तराखंड के अलावा और करंट अफेयर्स के अलावा मैं लूसेंट का बहुत यूज करता था। प्रीलिम्स में लूसेंट भी मैं तब यूज करता था जब मेरा एक बार पूरा सिलेबस जब कवर हो जाता था, फिर मैं लूसेंट से क्विक रिवीजन जरूर करता था। प्रीलिम्स में एग्जाम हॉल में एक मेरी स्ट्रेटेजी जो हमेशा से रहती थी वो ये थी कि आई यूज्ड टू स्टार्ट विद टॉप गियर। टॉप गियर से मैं स्टार्ट करके मैं हमेशा एग्जाम ऐसे ही स्टार्ट करता था कि जैसे आखिरी के 15 मिनट ही हो। मैं तो लगातार मतलब पहले सेकंड से ही मैं बहुत क्विक स्पीड से क्वेश्चन पढ़ता रहता था और उनका आंसर जिसमें मैं श्योर होता था उनको वहीं पे क्वेश्चन पेपर में ही बगल में छोटा सा एक मार्क बना के मैं उसको लिख देता था। जिसमें मैं डाउटफुल होता था मैं उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क भी बना देता था, ताकि जब मैं सेकंड रीडिंग में आऊँ तो मैं उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करूँ। और एक और जो मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा रही है जिससे मेरी गलतियां प्रीलिम्स में नहीं होती हैं या फिर कम होती हैं, वो ये रही कि मैं सीधा एक क्वेश्चन को उठा के सीधा ओएमआर पे नहीं गोला भरता था। मैं एक साइड दोनों साइड के पेजेस के सारे क्वेश्चंस पहले पढ़ लेता था, उनके क्वेश्चंस के जो आंसर मुझे लगते थे उनको वहीं पे गोला बना के टिक कर लेता था और फिर एक साथ उनको मतलब एक साथ 10 या 12 क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर से ओएमआर पे ट्रांसफर करता था। इससे एक डबल रिवीजन भी हो जाता था और एक कॉन्फिडेंस भी बना रहता है कि हाँ मैं गोले सही भर रहा हूँ। इधर 8 नंबर का पढ़ा तो इधर 8 नंबर का गोला भर गया।
ये भी बहुत लोग गलती करते हैं कि एक गोला गलत भरते हैं और फिर पूरी की पूरी ओएमआर ही गलत हो जाती है। तो इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिए। ऑलवेज बी वेरी कॉन्शियस व्हाइल यू आर फिलिंग द ब्लैंक्स इन दी ओएमआर, कि आप यहाँ पे देखिए कि आपने 8 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा है और इधर बहुत अच्छे से देखिए कि आप 8 नंबर के आगे ही गोला भर रहे हैं कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रीलिम्स के लिए ऑलवेज स्टे कॉन्फिडेंट। आप बहुत काम माइंड से सेंटर में जाइए। बहुत ज्यादा सुबह बहुत ज्यादा हैवी या फिर कुछ बहुत ज्यादा ऑयली खा के ना जाएं। अपनी वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जरूर साथ लेकर जाएं। और यदि घड़ी अलाउड है तो घड़ी, एनालॉग वॉच जरूर लेकर जाएं। दैट विल हेल्प यू कीप ट्रैक ऑफ योर टाइम। अब प्रीलिम्स के बाद लेट्स मूव ऑन टू द मेंस स्ट्रेटेजी। सबसे पहले तो प्रीलिम्स देने के तुरंत बाद जो मैं करता था और जो बहुत लोग नहीं करते हैं, आप अपना प्रीलिम्स का पेपर चेक जरूर कीजिए। आप ऑफिशियल आंसर की से चेक कीजिए। ऑफिशियल आंसर की जनरली आ ही जाती है। जहां नहीं आती है वहां पे ऑथेंटिक कोचिंग्स की आंसर की से चेक कीजिए और एक रफ एस्टिमेशन ऑफ मार्क्स अपना लगाइए। और कहीं ना कहीं एक पता रहता है, एक जनरल कंसेंसस रहता है कि इतने मार्क्स में कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो अपनी तैयारी का, मेंस की तैयारी शुरू करने का वेट कभी रिजल्ट के लिए मत कीजिए। आप तुरंत लगातार अब मेंस की तैयारी में लगे रहिए। फिर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जो उत्तराखंड पीसीएस 2021 जो मैंने दिया था, इसमें 7 पेपर होते थे। लैंग्वेज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और एथिक्स और मैथमेटिक्स कंबाइंड। हाउएवर द पैटर्न नाउ हैज चेंज्ड अ लॉट। अब 8 पेपर्स होंगे। एक लैंग्वेज का, एक जनरल हिंदी का, एक एसे का, 4 जीएस के पेपर्स जैसे यूपीएससी और यूपीपीएससी में होते हैं, और 2 उत्तराखंड जीएस के पेपर्स। तो ओवरऑल टोटल जो है वो 8 सब्जेक्ट्स हैं। ऑल्दो द पैटर्न हैज चेंज्ड, बट मैं ये कह सकता हूँ कि द सिलेबस हैजंट चेंज्ड, सो द ओवरऑल स्ट्रेटेजी विल आल्सो नॉट चेंज। ओवरऑल जो मेंस के मार्क्स थे वो 1500 नंबर का मेंस होता था, 200 नंबर का एसे, 200 नंबर का इंटरव्यू। तो 1500 प्लस 200 ओवरऑल 1700 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनती है। तो लैंग्वेज का को लेकर जो मेरी हमेशा से अप्रोच थी, अब क्योंकि ऐसे का पेपर भी अलग हो गया है, मैं हमेशा से ऐसे पे बहुत ज्यादा फोकस करता था, क्योंकि ऐसे बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसे को जैसे आपको पता है कि निबंध कहते हैं। निबंध मतलब निबंध, आपको एक सीमलेस तरीके से, आपको बिना किसी बंधन के ऐसा लिखना है कि लगना नहीं चाहिए कि कहीं पे आपके फ्लो टूटा है, कहीं पे आपके विचारों का कहीं पे बंधन लगा है। एक धारा प्रवाह तरीके से ऐसे को लिखना चाहिए। मैं पर्सनली ऐसे को हमेशा किसी ना किसी कोटेशन से या फिर किसी एनेक्डोट से, किसी छोटी सी स्टोरी से शुरू करता था। हर टॉपर यही गाइड करते थे, मैंने सभी की वीडियो से यही सीखा था। आप ऐसे को शुरू करने के इंट्रोडक्शन के बाद ऐसे का एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जरूर लिखता था। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, जितने आयाम बन सकते हैं उस टॉपिक्स के, उन सबको बनाता था। और ऐसे जो अंत होता है वो अंत हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे, या फिर किसी गवर्नमेंट का कुछ एक अच्छा उसमें योगदान रहा हो उसकी तरह से, या फिर कुछ एक कोई नए आइडिया जो मुझे बेटर लगता है उस पे, उसको लिख के मैं ऐसे को खत्म करता था। ऐसे लिखने से पहले एक ऐसे का एक बिल्कुल एक रफ हैंड, एक आपको जो पीछे जो रफ पेपर दिया जाता है उसमें आप ऐसे का पूरा खाका बनाइए। उसमें लगातार जितने आप पॉइंट्स जो आप लिखना चाहते हैं उनके शॉर्ट हेडिंग्स आप वहां पे लिख दीजिए, और फिर उसको आप तुरंत इलेबोरेट करेंगे तो एक कंटिन्यूस एक फ्लो बना रहता है। आप लिखते लिखते लगातार आप उतना नहीं सोच सकते जितना आप वो कीवर्ड्स देख देख के दोबारा से। तो हो सकता है आपके 5-10 मिनट स्टार्टिंग के ऐसे के आपको एक ड्राफ्ट बनाने में ही चले जाए, लेकिन वो 5-10 मिनट बहुत जरूरी होते हैं आपका ओवरऑल टाइम बचाने के लिए। ऐसे में जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे मूव करते हैं तो मेक श्योर इट इज वेरी सीमलेस। जैसे मान लीजिए आप एक पॉलिटिकल खत्म करके कल्चरल एस्पेक्ट पे जा रहे हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे जा रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल चैलेंजेस देयर आर मेनी सोशल चैलेंजेस एज वेल व्हिच कैन फर्दर बी इम्प्रूव बाय सर्टेन इनिशिएटिव्स और इनोवेशंस, और फिर आप उस पर शुरू कीजिए। या फिर नॉट ओनली पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैव बीन द की to increase this certain thing, but also the financial aspects need to be looked after so that we can improve further. ऐसा कुछ मैंने आपको एक रफ खाका दिया। जब भी आप ऐसे पैराग्राफ चेंज करते हैं, मेक श्योर दे आर सीमलेस। ऐसे इससे बहुत अच्छा ऐसे निखर के आएगा। इस बार भी और पिछली बार भी मेरे लैंग्वेज में आई गॉट डिसेंट मार्क्स, तो उसमें ऐसे का बहुत ज्यादा रोल आई एम वेरी श्योर रहा होगा।
हिंदी में हिंदी का जो आपका टॉपिक है उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ दो किताबें बहुत यूज करता था। पहली थी डॉक्टर हरदेव भारी की हिंदी की किताब और दूसरी आदित्य पब्लिकेशंस की। इससे आपको विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, समास, आप टॉपिक्स देखिए, सिलेबस के टॉपिक्स देखिए क्या क्या हैं और उससे रिलेटेड आप इन दो किताबों से टॉपिक्स लगातार पढ़िए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन सब की डेफिनेशंस के अपने नोट्स बनाइए, इन सब की जितने पार्ट्स हैं उन सबके अपने नोट्स बनाइए और लगातार रिवाइज कीजिए। रिवीजन इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की। आप नोट्स बना के उनको साइड में रख देंगे, किसी काम के नहीं है। आप नोट्स नहीं बनाएंगे और बार बार किताबें खोलेंगे तो फिर वो भी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाती है। तो नोट्स पे जरूर आप ध्यान दीजिए। फिर लेट्स मूव ऑन टू, अब मैं सब्जेक्ट वाइज चलता हूँ रादर देन पेपर वाइज। मैं हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम यूज करता था। स्पेक्ट्रम के अलावा मैंने कभी कोई और बुक यूज नहीं की। स्पेक्ट्रम इन इटसेल्फ मुझे संपूर्ण लगती है। प्रीलिम्स में एंशिएंट और मॉडर्न आता है, उसके लिए आई थिंक लूसेंट इज सफिशिएंट। और प्रीलिम्स के जैसे मैंने बताया घटना चक्र तो है ही है। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के कोई भी एक किसी भी कोचिंग की एक छोटी सी किताब ले लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ज्यादा टॉपिक है नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सब चीजों को देखिए, इन सब चीजों के अपने नोट्स बनाइए और कहीं ना कहीं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आप आराम से उनको लिख सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि आपको आजकल के टाइम पे सीधा सीधा लक्ष्मीकांत से आते हुए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपको आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि डिस्कस अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप उसमें पूरा लिखें। ये सब आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। लेकिन जब तक आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन लिखने में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो लक्ष्मीकांत जरूर पढ़िए, लक्ष्मीकांत के अपने नोट्स बनाइए और बार बार उनका रिवीजन कीजिए। मैं हर बार मैं रिवीजन वर्ड पर बहुत फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बिना रिवीजन के मेरी पर्सनली मेरी रिटेंशन पावर उतनी अच्छी नहीं थी। मैं आज पढ़ा हुआ शायद हफ्ते भर में भूल जाऊं, पर अगर मैं रिवाइज करता रहता था तो मुझे वो चीजें याद रहती थी। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी, अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत पॉलिटी, आप पॉलिटी का पेपर बहुत डायनेमिक है। आप लगातार जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, इंडियन गवर्नमेंट की या उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज आती हैं या फिर जो भी रिसेंट जो भी डेवलपमेंट्स हैं, आपको पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे क्या क्या नई चीजें हो रही हैं। उनके अपने नोट्स बना के आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिल सकती है। मूविंग ऑन टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हैड बीन माय कोर सब्जेक्ट, मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए तो मैंने सविंद्र सिंह, डी आर कुल्लर, माजिद हुसैन, ये सभी किताबें पढ़ी हैं और लूसेंट का भी प्रीलिम्स में काफी हेल्प रहती है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी इन किताबों का सहारा ले सकते हैं। आपको वेरियस टॉपिक्स, आप जो आपने जो सिलेबस लिया हुआ है उन सिलेबस के टॉपिक्स इन किताबों से, जो भी रेलेवेंट किताबें हैं उनसे देखिए और उन टॉपिक्स को टिक करते हुए कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहिए। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बहुत ज्यादा किताबें नहीं ली। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्रीराम आईएएस के नोट्स, श्रीराम आईएएस की जो बुक है वो, और रमेश सिंह जी की बुक, उसमें से कुछ ज्यादा रमेश सिंह की किताब में कुछ बहुत थोड़ा बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, मैंने उन्हीं का यूज किया। और बाकी मैंने अपने ही नोट्स ज्यादातर ऑनलाइन बनाए, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ, जैसे जीडीपी के टाइप्स हो गए या फिर उसके अलावा जो करंट से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, जैसे यूनियन बजट या उत्तराखंड बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मेंस में भी उत्तराखंड बजट के ऊपर पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो आप बजट के जो की हाइलाइट्स आते हैं आप उनको जरूर रखिए। उनके बजट से रिलेटेड, जैसे कितने का बजट आया, कितना फिजिकल डेफिसिट है, कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा पैसा मिला है, एजुकेशन को या यूथ को, और कौन से इंडस्ट्री में या फिर कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है, और पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से जाता है, उसका आपको एक पाई चार्ट हर जगह मिल जाता है, जिसमें 1 रुपए के पाई चार्ट से पैसे वाइज पैसे वाइज समझाया जाता है। तो अब ये सब चीजों के अपने नोट्स जरूर बनाएं। और फिर इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स भी मोर और लेस डायनेमिक रहती है। आपको करंट से लगातार अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको इंग्लिश के हैं तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में पढ़ता था, हिंदी के हैं तो हिंदी के आई एम वेरी श्योर कई अच्छे न्यूज़पेपर्स भी होंगे जो अभ्यर्थी जो यूज करते होंगे, तो आप इससे अपडेटेड रहिए। साइंस एंड टेक पहले तक इट यूज टू बी वेरी कन्वेंशनल, बहुत कन्वेंशनल टॉपिक्स आते थे, तो मैंने साइंस एंड टेक पे बहुत फोकस किया था, क्योंकि पिछली बार साइंस एंड टेक में मेरे हार्डली 80s में मार्क्स थे। तो इस बार मैंने साइंस एंड टेक पे बहुत फोकस किया एंड आई इंक्रीज माई मार्क्स अप टू 126।
पर अब से साइंस एंड टेक थोड़ा डायनेमिक हो जाएगा जैसा यूपीएससी में होता है, तो उसके लिए मैंने वाजीराम आईएएस की येलो बुक यूज करी। हालांकि मैंने वाजीराम में कभी कोचिंग नहीं करी, पर उसकी येलो बुक अवेलेबल रहती है मार्केट में। मैंने तो हालांकि अपने दोस्त से बोरो करी थी। तो वाजीराम आईएएस की येलो बुक मैंने यूज करी थी साइंस एंड टेक के लिए। उसमें स्पेस टेक, नैनोटेक, बायोटेक, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही हैं वो भी आपको न्यूज़पेपर से पता चलेगा, जैसे डीएनए आरएनए टेक्नोलॉजी या फिर क्रिस्पर कास9 टेक्नोलॉजी। ये सब चीजें आपको जब आप न्यूज पढ़ेंगे आप तभी उससे अपडेटेड रहेंगे। इसके अलावा साइंस एंड टेक में आप कई बार डीटी का यूज कर सकते हैं, डाउन टू अर्थ का। उसका सब्सक्रिप्शन नहीं भी ले पा रहे हैं तो फिर कभी कभी जाके मार्केट से ले आइए, उसमें भी अच्छे टॉपिक्स रहते हैं जो कि आपके ना सिर्फ साइंस एंड टेक में यूज आएंगे बल्कि कहीं भी यूज आ सकते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज है तो क्लाइमेट चेंज आपका सिर्फ साइंस एंड टेक में नहीं, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं उसको। वो गवर्नेंस में यूज हो सकता है, क्लाइमेट चेंज से क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो जो ऐसी जो मैगजीन्स हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, इनका मैं ये नहीं कहता रेगुलर सब्सक्रिप्शन लीजिए, हर महीने पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी तो मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं पढ़ता था और आप भी हर महीने पढ़िए। मैं महीने 2 महीने में कभी कभार जब जाता था मैं बुक स्टोर से ले आता था और उनको फ्री टाइम पे देखता था। उसके लिए मैंने अलग से कोई 1 घंटा नहीं निकाला था, मैं अपने फ्री टाइम पे देखता था और जो इंपॉर्टेंट मुझे टॉपिक्स लगते थे मैं उसके पेज वो फाड़ के अपने मेन नोटबुक्स में रख लिया करता था। नाउ मूविंग ऑन टू दी फाइनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज एथिक्स। एथिक्स अभी तक 80 नंबर का होता था सिर्फ, और 120 नंबर की मैथ्स होती थी। एथिक्स अब 200 नंबर का होने वाला है। एथिक्स इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो एथिक्स इज वेरी स्कोरिंग एज वेल। एथिक्स कैन पुट यू डाउन इन द लिस्ट, आपके नंबर भी बहुत कम कर सकता है यदि आपने वैसे आंसर नहीं लिखे जैसे अपेक्षित हैं आपसे। तो एथिक्स के लिए मैंने हमेशा 2 ही किताबें यूज करी, अगेन वाजीराम की येलो बुक और लेक्सिकन। दोनों में से कुछ कुछ टॉपिक्स अच्छे थे तो दोनों से मैंने छांट लिए। जो मेरे पास सिलेबस का प्रिंट आउट था मैं उस सिलेबस के उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिख लेता था कि ये येलो बुक से है तो वाईबी, लेक्सिकन से है तो एलई। जैसे प्रोबिटीन गवर्नेंस है या फिर वेरियस और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, फिलोसोफर्स हो गए, तो मैं उनके ऊपर लिख दिया करता था कि ये कौन सी किताब से पढ़ना। मैं सीधा सीधा उसी किताब से पढ़ता था, किताब के ऊपर ही थोड़े बहुत नोट्स बना लेता था। एथिक्स में भी पिछली बार मेरा स्कोर बहुत खराब रहा था, मेरे 80 में से सिर्फ 22 या 25 नंबर आए थे। मैंने इस बार उस पर बहुत फोकस किया एथिक्स के। मैंने केस स्टडीज जो बहुत एग्जाम्पल्स है, मैंने एग्जाम्पल्स के अपने खुद की एक शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैंने उनको दीवार पे चिपका रखे थे और वो मैं बार बार अलग अलग आंसर उसमें यूज करता था। और इस बार उसी की वजह से आई थिंक आउट ऑफ 80 आई मस्ट हैव स्कोर्ड अराउंड 55 और 60, क्योंकि मैथ्स में मेरा स्कोर अराउंड 85-90 था एंड आई स्कोर्ड प्रीटी डिसेंट, आई थिंक अराउंड 136 या 140। तो उस वजह से मैंने एथिक्स का अपना स्कोर बस इसी ऐसे ही सुधारा कि मैंने एग्जाम्पल्स का बहुत यूज किया। और मैंने केस स्टडी, हालांकि 2 ही केस स्टडीज आई थी, पर केस स्टडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को भी करना चाहिए वो ये है कि कीवर्ड जरूर यूज करें जो एथिक्स से रिलेटेड कीवर्ड हैं, जैसे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये इक्विटी और इक्विटी, जितने भी कीवर्ड्स हैं वो लगातार क्वेश्चन में यूज करते रहें तो वैल्यू एडिशन होता है और क्वेश्चन का एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन दी जाता है जिससे मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो ओवरऑल लगभग सभी सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं। मेरी मेंस के लिए यही स्ट्रेटेजी रही एंड आई होप कि आप इससे कुछ कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है आप मेरी स्ट्रेटेजी से लें, जो आपको नहीं अच्छा लगता है उसको रहन दें। हर किसी की अपनी यूनिक स्ट्रेटेजी होती है, हर एस्पिरेंट अपने आप में यूनिक है, हर किसी की आंसर राइटिंग यूनिक होती है। जो बेस्ट आपको लग रहा है उसको मेरे इस इंटरव्यू से लीजिए, जो नहीं लग रहा है उसको पत्थर की लकीर मत मानिए। वो मेरे लिए काम किया, हो सकता है आपके लिए कुछ और काम करे। वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चंस दैट आई फेस, दैट मेनी एस्पिरेंट्स आस्क मी, जो यूट्यूब में कमेंट्स में भी लगातार पूछते हैं कि आंसर राइटिंग के बारे में जरूर बताइए कि आंसर राइटिंग आप कैसे करते थे। तो आई हैव चेंज माई स्ट्रेटेजी ओवर द ईयर्स। मैंने अपने फेलियर से सीख सीख के मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और फाइनली जिस स्ट्रेटेजी ने मेरे लिए काम किया, जिससे मैंने टॉप किया, उसके लिए आई विल टेक दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक सचिन अरोरा सर। उनके यूट्यूब के वीडियोस देखकर, वो मेरे ज्योग्राफी के टीचर भी रह चुके हैं, तो उनके यूट्यूब के वीडियोस देख के मैंने सीखा है। और वो उनका फ्री आंसर राइटिंग, आंसर चेकिंग इनिशिएटिव रहता था, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो उनकी जो एक स्ट्रेटेजी है जो मैंने यूज करी वो है 1 लाइन आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी।
उसमें ऐसा रहता है कि आप अपने इंट्रोडक्शन में ही ऐसा लिख दीजिए कि आपका पूरे आंसर का सार आ जाए। आप उसका वीडियो जाके यूट्यूब पे देखिएगा, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही शुरू करता था, आई यूज्ड टू नेवर बीट अराउंड द बुश। जैसा मुझे बताया गया कि आई यूज्ड टू नेवर बीट अराउंड द बुश, मैं सीधा पहली लाइन से ही आई यूज्ड टू हिट राइट द नेल ऑन द हेड। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने वैल्यू एडिशन पे बहुत फोकस किया, क्योंकि जब मेंस नहीं निकल रहे थे, जब मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, तो मैंने वैल्यू एडिशन पे बहुत फोकस किया। कहीं से बहुत अच्छे एग्जांपल्स लिखना या फिर कोई फैक्ट्स लिखना, तो इन सब में थोड़ा मैंने अपना टाइम लगाया, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया। और सेकेंडली जो आंसर राइटिंग का जो मेरा फॉर्मेट था, मैंने पैराग्राफ बेस्ड आंसर राइटिंग करना बंद कर दिया था बहुत पहले ही। मैं हमेशा टॉपिक वाइज लिखता था। कई बार तो ऐसा होता था कि समय जब कम बचता था तो मैं रैंडम एक टॉपिक लिख के उसमें सीधा एक एरो बनाया, उसका यहाँ पे एक लिख दिया। जैसे मान लीजिए आप वेरियस, जैसे मान लीजिए सॉइल्स इन इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आया, तो अपार्ट फ्रॉम जैसे आपने 2-3 लाइन से शुरू कर दिया कि इंडिया सॉइल वेजिटेशन इंडिया इतने टाइप की हैं एंड इट वेरीज ज्योग्राफिकली, और फिर एक बहुत एक क्विक मैप बनाने की भी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए सभी को। एक क्विक मैप बना के आपने फटाफट उसमें सॉइल्स दिखा दिए वेरियस, और फिर आपने नीचे बजाय एक एक हेडिंग लिखने के कि अलुवियल सॉइल डैश, फिर आपने उसके ऊपर पैराग्राफ लिखा, आई शू राइट 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। उससे एरोज निकाले, एक छोटे छोटे डब्बे बनाए, डब्बों में फटाफट सॉइल के फीचर्स लिख दिए। तो बेसिकली एग्जामिनर को ये चाहिए कि क्या आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी है, करेक्ट। तो उसको जब आप एक क्रिस्प फॉर्म में, एक ऐसे फॉर्म में, एक इलस्ट्रेशन वाले फॉर्म में दिखाते हैं, तो इट इज इजियर फॉर देम टू चेक एंड इवेल्युएट। और फिर जब जितना इजीली वो चेक करेंगे और इम्प्रेस होंगे, तो ऑब्वियसली वैसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो किसी किसी आंसर मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती थी, किसी किसी में फ्लो चार्ट बनाता था। मैं साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस बना के उसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख देता था। आई थिंक दैट वर्क फॉर मी। तो ओवरऑल आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी सिर्फ यही है, डोंट बीट अराउंड द बुश। क्योंकि ये चीज मैंने सीखी अपने ही कॉपियों से। जो मेरा 2016 का जब मेंस नहीं निकला था, तो मैंने वो कॉपियां मंगाई, और जब मैंने उनको दोबारा वो आंसर्स पढ़े, तो मैंने खुद ही नोटिस किया कि मैंने बहुत फालतू की चीजें लिखी हुई हैं, जो अगर मैं ही दोबारा चेक करूं तो मैं ही अपने आप को नंबर नहीं दूंगा। तो मैंने वो चीजें उनसे सीखी, अपने ही आंसर से सीखी। फिर मैंने हिमांशु कफलटिया जी, जो पिछले बार के टॉपर हैं, डीकेटी में भी आ चुके हैं, उनकी कॉपीज भी देखी, उनसे भी सीखा कि कैसे क्रिस्प और कंसाइज लिखा जाता है। और उसी के बाद मैंने टारगेट बनाया था अपना कि अच्छे शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज आंसर लिखूंगा, टाइम बाउंड लिमिट में लिखूंगा। और ये तभी हो सकता है जब आपका एक बहुत अच्छे से बेस बना हो पढ़ाई का, क्योंकि आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत आपको वो ऐसे की तरह आपके पास हर एक क्वेश्चन का रफ ड्राफ्ट बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत आपके दिमाग में एक खाका तैयार हो जाना चाहिए। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ऑलवेज कंक्लूड योर आंसर, ऑलवेज कंक्लूड योर आंसर। भले ही आपके लास्ट का 2 सेकंड भी हो, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, हेंस दिस थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, ऐसे करके, बट ऑलवेज गिव अ कंक्लूजन। अदरवाइज वो ऐसा लगता है कि बहुत केयरलेसली लिखा गया आंसर है। तो आंसर राइटिंग में मेरी आप लोगों को यही टिप्स रहेंगी कि शॉर्ट रहिए, कंसाइज रहिए, क्रिस्प रहिए, इलस्ट्रेशन जितने दे सकते हैं वो दीजिए, मैप जितने बना सकते हैं वो बनाइए, और टाइम बाउंड मैनर पे बहुत ध्यान दीजिए। और इसके लिए भले आपको मॉक टेस्ट देने पड़े तो मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन आंसर राइटिंग का इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई तरीका है जिससे मेंस में बहुत अच्छे नंबर लाए जा सके। अनदर क्वेश्चन दैट कीप्स पॉपिंग फ्रॉम एवरीवेयर इज कि आप टाइम कैसे मैनेज करते थे। इनिशियल प्रिपरेशन में जब मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ था, तो आई हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तो दिन के 24 घंटे रहते थे, 8 घंटे मैं सोता था, और बाकी 1 घंटों में आई यूज्ड टू मेक श्योर, आई यूज्ड टू प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं आज कम से कम 7 घंटे या 6 घंटे की पढ़ाई करूंगा, मैक्सिमम तो जितना हो सके। कोई एक फिक्स टारगेट कभी फिक्स ऐसा करा नहीं कि मैं 10 घंटे ये पढ़ूंगा। मैं अपने दिन को अंतराल में जरूर बांट देता था, मॉर्निंग आवर्स, आफ्टरनून आवर्स और नाइट आवर्स। उसमें हाँ, हो सकता है कभी 30-30 मिनट की सिटिंग हो पाए, हो सकता है कभी 50 मिनट, 1 घंटे की भी सिटिंग हो जाती थी। तो मैंने अपने उसको एक मैक्रो लेवल पे मैं चीजों को देखता था। मैंने माइक्रो लेवल पे कभी अपना टाइम बहुत ज्यादा मैनेज किया नहीं, क्योंकि मैं कर नहीं पाता था। कई लोग कर लेते हैं माइक्रो लेवल पे मैनेज, उनको एक 50-50 एक घंटे के लिए वो अपने फिक्स कर लेते हैं सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स,
दैट वर्क्स फॉर देम एंड कुडोज टू देम। पर मुझसे ऐसा नहीं हो पाता था, तो मैंने मैक्रो लेवल पे किया था। मैं फिक्स कलर की आज सुबह चलो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं हिस्ट्री पढ़ता था, दोपहर में पॉलिटी पढ़ेंगे तो मैं सिर्फ पॉलिटी पढ़ता था। तो इस तरीके से मैंने अपना टाइम मैनेज किया। फिर जब 2021 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट में एआरओ की पोस्ट पे, तब उसके बाद फिर मुझे टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू हुआ, क्योंकि किसी भी जॉब के साथ भले ही बहुत हेक्टिक हो ना हो, आपको सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक का टाइम तो आपको ऑफिस में देना ही देना है। उस दौरान आप किताब उठा नहीं सकते। तो उस 10 बजे के ऑफिस जाने के लिए आपको 8 बजे उठना है, आपको तैयार होना है, और फिर 6 बजे आने के तुरंत बाद भी आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि आप थके हुए आ रहे हैं, आपको रेस्ट करना है, आपको शाम के खाने की तैयारी करनी है। तो मेरे पास पढ़ाई के घंटे बहुत कम बच रहे थे। अब ऑल्दो तब तक मेरी 3-4 साल की एक तैयारी अच्छी ठीक ठाक हो चुकी थी, तो मुझे जीरो से शुरू नहीं करना था। तो मुझे कहीं ना कहीं दिन के 3 घंटे भी अगर मिल जा रहे थे पढ़ाई के लिए, तो एक कंटिन्यूटी बन जा रही थी। उस कंटिन्यूटी को मैं फिर उस 3 घंटे को मैं 2-3 सब्जेक्ट्स में यूज करने का बहुत कोशिश करता था, ताकि मेरा सिलेबस भी कवर होता जाए। मैं आई एम अ नाइट आउल, मैं रात को बहुत लंबा खींच लेता था। मैं लगभग ऑफिस से आने के बाद लगभग मान लीजिए 8 साढ़े 8 बजे के बाद पढ़ने बैठता था, और मैं अपने पढ़ाई के आवर्स को मैं 1 या 2 बजे तक खींचता था, क्योंकि मैं सुबह मुझसे उठ के नहीं पढ़ा जाता था। तो मैं सुबह आराम से मैं 6-7 घंटे की नींद लेके सुबह आराम से 8 साढ़े 8 को उठता था। पर मैं रात में जितना कोशिश हो सकती थी रात में पढ़ाई पूरी खींच लेता था, और एक स्टेज में पूरा बैठता था। मुझे अलग अलग ऐसे तोड़ के मैं कि सुबह 3 घंटा पढ़ लूँ, शाम को 3 घंटा पढ़ लूँ, वो मुझसे हो नहीं पा रहा था नैनीताल में रहते हुए। तो मेरा मेरा टाइम मैनेजमेंट का यही रहा कि मैं रात में जितना लंबा हो सकता था वो खींचता था, और लगातार सारे टॉपिक्स को मैं उस हिसाब से कवर करता रहता था। अनदर थिंग दैट आई डिड वाज टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी वर्किंग अ हेक्टिक जॉब। तो उसमें भी अगर मैं बाकी डिस्ट्रैक्शंस रखता तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैंने ईयर 2017 में ही मैंने सोशल मीडिया से अपने आप को कट ऑफ कर लिया था, क्योंकि वो और कुछ नहीं, इट वाज नॉट हेल्पिंग मी, इट वाज नॉट वेरी कंस्ट्रक्टिवली हेल्पिंग मी। तो मैंने उसको अपना कट ऑफ कर लिया, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मेरा दिमाग ही भटक रहा था। पढ़ाई करते करते अचानक से पिंग हुआ, इंस्टा पे किसी की पोस्ट आई तो चलो देख लेते हैं क्या, फिर वो एक पोस्ट देखते देखते फिर वो इंस्टा चलता ही रहता है। तो मेरा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, स्नैपचैट का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, ये सब 2008, 9, 10, 11 से ही बने हुए थे। तो 2017 में मैंने अपने सारे अकाउंट सब बंद कर दिए थे, सब डीएक्टिवेट कर दिए थे, और किसी भी सोशल मीडिया पे आई वाज नॉट अवेलेबल। तो दिस वर्क फॉर मी। अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड, तो आप सोशल मीडिया यूज कीजिए, साथ साथ में आप पढ़ाई कीजिए। पर मैं आई वॉज नॉट वेरी डिसिप्लिन दिस वे, मैं बहुत जल्दी भटक जा रहा था। तो मैंने वो भटकाव का सोर्स ही खत्म कर दिया था, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी टाइप। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपना लगातार कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए, अपना मोटिवेशन हाई रखने के लिए, मैंने पढ़ाई के अलावा मैंने अपनी लाइफ फुल एंजॉय भी करी। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ाई करता रहता था, मैं दोस्तों के साथ घूमने भी जाता था। मैंने कई ट्रिप्स भी किए इस बीच में, मैं कश्मीर गया, मैं नेपाल गया, मैं मुंबई गया, मैं गोवा भी गया। तो मैंने कई रोड ट्रिप्स भी करी। मैं शादी में अपने दोस्तों की, जो खास दोस्तों की शादियों में भी जाता था। बट आई टू मेक श्योर कि जितना घंटे में पढ़ाई कर रहा हूँ वो डेडिकेटेड हूँ, और जब भी मेरे पढ़ाई के, जब भी मैं अवेलेबल हूँ, तो मैं डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा ही भले ही, लेकिन लगातार पढ़ूं जरूर। तो इसी तरीके से मैंने अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश करी, और ऐसे मैंने अपना टाइम मैनेज किया। इस पूरी प्रिपरेशन में ऑब्वियसली कई हाईज एंड लोज भी आए। लोज ऐसे आए कि फाइनल सिलेक्शन मेरा एक एक नंबर से भी नहीं हुआ। यूपी पीसीएस 2018 में आई वेंट अप टू द स्टेज ऑफ इंटरव्यू, और मेरा उसमें जब सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर जब उसके मार्क्स आए तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि मेरा सिलेक्शन सिर्फ एक नंबर से रुका था। तो ऐसे कई लोज आए। कई बार मेंस बहुत अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि आप मेंस बहुत अच्छा लिख कर आ रहे हैं, लेकिन आपका फिर भी इंटरव्यू कॉल नहीं आती है, तो फिर आप एग्जामिनर को ब्लेम करने लग जाते हैं, या फिर अपने भाग्य को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट जरूर कीजिए। आप देखिए आपने क्या गलत किया है, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने टॉप किया है, वो भी आपके मेरे जैसे ही हैं। तो यदि उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि एग्जामिनर ने उसको नंबर दिए, तो आपने कुछ ऐसा नहीं ही लिखा होगा कि एग्जामिनर आपको नंबर नहीं दिए। तो उन कमियों को जरूर पहचानिए। तो ऐसे कई लोज आए मेरे। फिर मेरा पहला सिलेक्शन जब हुआ, उसके बाद
कॉन्फिडेंस बना थोड़ा, और मैंने उसी जॉब में रहते रहते ही ये प्रिपरेशन करी थी। तो हाइज एंड लोज को टैकल करने के लिए आप अपने परिवार का सहायता, अपने मित्रों की सहायता, ऑलवेज बी पॉजिटिव टुवर्ड्स योर एम। आप की असफलताओं से घबराइए मत, बिल्कुल मिलती हैं, क्योंकि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, और लाइफ हमेशा एक ही ग्राफ पे ऐसे नहीं चलेगी। वो सेंसेक्स से ग्राफ की तरह होती है, ऊपर जाएगी तो नीचे भी आएगी, ऊपर जाएगी तो नीचे भी आएगी, बट मेक श्योर दैट द ग्राफ गोज लाइक दिस ओवरऑल, जब आप उसको देखें एक मैक्रो लेवल पे। तो कंसिस्टेंटली लगातार प्रयास करने से ही यू कैन ओवरकम योर फेलियर्स। और आई विश कि एवरीबडी टेक्स दिस लेसन फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड एंड फ्रॉम दिस इंटरव्यू। इसके अलावा इस एग्जाम के लिए इफ आई वर टू से, मैं कभी किसी मॉक इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुआ, मैंने कोई मॉक एग्जाम नहीं लिखा, क्योंकि इसी साल इन द ईयर 2022 एंड 2023 मुझे लगातार 2-3 मेंस लिखने थे। मेरा पहले लोअर पीसीएस का मेंस मैंने लिखा, फिर मैंने पीसीएस का, फिर मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा दिल्ली जाके, और फिर मेरा पीसीएस का मेंस था। तो आई वाज गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इन द एग्जाम हॉल इटसेल्फ। तो मैंने फोकस अपना पूरा सिलेबस कवर करने पे और एक कंसाइज रिवीजन पे मैंने अपना बार बार का फोकस रखा। और इंटरव्यू के लिए भी मैंने मॉक इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा जनवरी में ही लोअर पीसीएस का इंटरव्यू कमीशन में ही था, तो अप्रैल में मेरा दोबारा इंटरव्यू होना था। तो मेरे लिए मॉक इंटरव्यू ने बहुत ज्यादा मेरे लिए औचित्य रहा नहीं था उस चीज का। सो व्यूवर्स, ये रहा मेरा पूरा अभी तक की जर्नी, मेरी स्ट्रेटेजी, और मैंने जो जो चीजें करी, जो डूज थे और जो डोंट्स थे, जिसने मुझे इस मुकाम पर आज पहुंचाया है, वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मैं डीकेटी का और आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहां से मैं पूरे यूथ को, और जितना भी एस्पिरेंट यूथ है, मैं उनको प्रेरित कर सकूं या उनका मार्गदर्शन कर सकूं। क्योंकि डीकेटी का यूज मैंने भी अपनी पढ़ाई के दौरान बहुत किया था। मैं हिमांशु कफलटिया जी का इंटरव्यू या फिर कुमकुम जोशी मैम का इंटरव्यू में मैं लगातार देखता था, मैं उनकी स्ट्रेटेजी से सीखता था। एंड आई विश, आई प्रे एंड आई होप कि मैंने जितनी भी आज चीजें बताई हैं, व्यूअर्स इसको देखें, एस्पिरेंट्स इनको देखें, इनसे अच्छी चीजें लें, और जो उनको नहीं अपने में लगता है कि ये ढाला जा सकता है, उसको ना लें, आप अपना तरीका एक निकालें। बट मेक श्योर दैट यू कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली कीप मूविंग अहेड। घबराइए मत, आपका जो लक्ष्य है, जो एम है, वो आपको जरूर मिलेगा। सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।